हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अगर आपको याद हो तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। रिलेशन वॉज दिस, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहाँ पर मैंने बताया था थीटा जो एंगल होता है वो किस किस के बीच का होता है। थीटा जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल दे रहा है, वो न्यूमेरिकल हम लोगों को अच्छे से देखना है, तो सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। कल जितना भी कराया था उसके बाद हम लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं एक वायर है जिसका लेंथ 31.4 सेंटीमीटर है और उस वायर को एक सर्कुलर लूप में घुमा दिया गया है। वायर जिसकी लेंथ 31.4 सेंटीमीटर है, उस वायर को एक सर्कुलर लूप का शेप दे दिया गया है और फिर उसके बाद उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी इंटेंसिटी 100 गॉस है। और जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो इस प्रकार रखा हुआ है कि वो जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और लूप में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन और बेहतर समझ में आएगा, पहले हम लोग कुछ कहानियाँ ख़त्म कर लेते हैं। वो मुझसे ये बोल रहा है बेटा कि एक वायर है जिसका लेंथ 31.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना लेंथ है? 31.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना दे रहा है? 100 गॉस। कितनी दे रहा है? 100 गॉस। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं। अब वो कह रहा है ये जो वायर है जिसका लेंथ L है, अब उस वायर से हमने एक सर्कुलर लूप बना दिया है। क्या बना दिया है? ये जो L लेंथ का वायर है इससे मैंने ये सर्कुलर लूप बना दिया। तो अगर ये सर्कुलर लूप बन गया तो मुझे बता सकते हो ये L काय में कन्वर्ट हो गया? 2πr। ये सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स L काय के बराबर हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, L को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया है तो L की जगह 2πr लिख दूँ इज इक्वल टू 31.4 सेंटी। हम लोग जानते हैं 10 की पावर -2 होता है। इतनी बात समझ में आती है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ूँ? अच्छी बात है। R इज इक्वल टू 31.4 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये है ही, डिवाइडेड बाय 2 को नीचे ले आया, पाई को भी नीचे ले आया, तो ये 3.14 हो जाएगा पाई की जगह। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बोलो भैया, सीन क्लियर है? 314 से 314 कैंसिल कर दूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। सीन क्लियर है? तो रेडियस हमारी कितनी आ गई? 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। नज़ारा यहाँ तक क्लियर है भैया आपको? बोलो। तो ये जो वायर था जिसकी लेंथ दी थी, उस वायर को हमने एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया और इससे हमारे को सर्कुलर लूप की रेडियस आ गई। सीन क्लियर है यहाँ तक? अच्छी बात है। वो कह रहा है सर्कुलर लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है 100 गॉस। इससे भी निपट लो। आपको बताता हूँ, पता है आपको एक आध न्यूमेरिकल में और भी आ गया था क्या? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस होता है ना? याद रखना है इसको, ये आगे जाके आएगा आपके, है ना? 10 की पावर 4 को यहाँ से डिनोमिनेटर में ले आया और डिनोमिनेटर से फिर ऊपर ले गया तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस। आपको ये बात समझ में आई? तो ये मैंने B इज इक्वल टू लिख दिया बेटा 100 इंटू गॉस की जगह मैंने 10 की पावर -4 टेस्ला। सीन क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। आगे वो मुझसे, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, अभी हमने कुछ किया नहीं। अब हमें क्वेश्चन को दोबारा समझना है। ठीक है, वायर है, वायर का लेंथ इतना दिया था और इस वायर को उसने काय के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। काय के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसने? सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये एक सर्कुलर लूप है, क्लियर है? और उस लूप की हमने ये रेडियस निकाल ली। ठीक है,
अब वो कह रहा है इस लूप को उठा के मैंने कहाँ में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को कुछ इस प्रकार रखा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लुक एवरीवन, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, सभी लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर? ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ओके, कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा है सर्कुलर लूप। देख पा रहे हैं आप सभी लोग सर्कुलर लूप? और इस सर्कुलर, केवल इतना ही पोर्शन देखें, ये साइड का पोर्शन ना देखें, है ना। तो ये जो सर्कुलर लूप है इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और कह रहा है सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये मैंने इसको ऐसे रख दिया। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको अभी ऐसे दिखाई दे रहा है ये ऐसे रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आप सामने से इसे देखेंगे तो आपको ये लूप तो दिखाई नहीं देगा, सर्कल तो दिखाई नहीं देगा, आपको क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगी, लाइक दिस, ऐसे। सही बोल रहा हूँ? और ये एंगल हमको कितना दे रहा है? 60 डिग्री। आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छी बात है। तो लूप को 60 डिग्री के एंगल पे रखा और लूप में कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। तो कह रहा है इसमें कितना टॉर्क लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कितना टॉर्क लगेगा? तो भैया मैंने पढ़ा है बचपन में, टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? यहाँ थोड़ी कलाकारी है, गौर से देखिएगा आप लोग। टाउ बराबर NIAB sin थीटा। एन यहाँ पर क्या है मुझे बता सकते हो? नंबर ऑफ टर्न या कितने होंगे? क्योंकि वायर की लेंथ दी गई थी, लेंथ से लूप बना दिया, एक ही तो लूप बना हुआ है। तो n की जगह क्या रख दूं? 1 हवेल रख दूंगा। समझ में आया? लेकिन n की जगह 1 क्यों रख दूं? ठीक है, रख ही देता हूं। I कितना रख दूं? I 5 दिया है। एरिया क्या रखूं? तो मुझे मालूम है एरिया कॉइल का एरिया होता है और इसने सर्कुलर लूप बनाया है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, बी की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं 100 इंटू 10 टू दी पावर -4। कलाकारी अब है, ध्यान से देखिएगा बेटा। साइन, मुझे थीटा चाहिए। थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। अब इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई है ना। अब एरिया वेक्टर, तो आप बताओ इस कॉइल का एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। सही बोल रहा हूं ना? तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए भैया, कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों होगा 30 डिग्री? समझ में आई बात? क्लियर। उसने 60 डिग्री ये वाला दिया है, लेकिन अपने को तो ये वाला चाहिए। तो हमें मालूम है थीटा यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस 60। क्यों लिखा? समझ में आई बात? तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। ये 90 माइनस 60 समझना कलाकारी है। 90 माइनस 60 क्यों किया? क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये पूरा 90 है। इस 90 में से ये माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। तो इसलिए 90 माइनस 60 बोले तो 30। सीन क्लियर सभी को? थीटा मैंने रख दिया यहाँ पर 30 डिग्री। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि 5 1 पाई आप जानते ही हो 3.14। रेडियस की वैल्यू आपको ये आई गई है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब तो कर लोगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यस और नो? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1.96 इंटू 10 टू दी पावर -4, है ना। 1.96 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसे, है ना। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, डिफाइन गैल्वेनोमीटर एंड इट्स टाइप्स। गैल्वेनोमीटर पूछ रहा है क्या होता है और इसके टाइप्स पूछ रहा है। आपको याद है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, मीटर ब्रिज पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। सभी में आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। गैल्वेनोमीटर जहाँ भी होता था वहाँ पर आप ऐसे बना देते थे, ये इस टाइप का डिज़ाइन बना देते थे, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको? ये जो नोटेशन आप बनाते थे गैल्वेनोमीटर, तो मैंने आपको बोला था समय आएगा तब हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो समय हाँ आ गया है। क्लियर। कुछ बातें आज होंगी, कुछ कल होंगी, है ना। गैल्वेनोमीटर ही चलेगा हमारा कल तक, ठीक है ना। 1-2 दिन गैल्वेनोमीटर पे ही जाएंगे। तो समझे भैया ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है। ये तो केवल उसका एक नोटेशन था, अदरवाइज ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। गैल्वेनोमीटर के ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। क्लियर। कि किसी जगह करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है। क्लियर।
गैल्वेनोमीटर में एक ऐसे स्केल टाइप की बनी हुई होती है, ऐसे स्केल बनी हुई होती है, ये कांटा होता है, क्लियर। यहाँ पर जैसे सपोज करिए ये 0 है, कांटा यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि करंट नहीं बह रहा है, लेकिन कांटो अगर अपनी जगह पे हिल जाए जालंग या जालंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। यानी किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? हेलो, गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? तो गैल्वेनोमीटर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। कहा कही मैंने? जोर से बोलो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। कितने टाइप के होते हैं गैल्वेनोमीटर? कौन कौन से? क्या आवाज ही क्यों नहीं कर जाते? जोर से बोलो। जिंदा हो? ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर 2 टाइप के होते हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, एक मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर होता है, क्लियर। सबसे पहले बात करता हूं मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होते हैं ये अगेन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरे होते हैं पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक और नाम है वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनोमीटर? जी हाँ, ये पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम है, क्लियर। तो 2 टाइप के होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं ये मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी। इसमें से एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है हेल्महोल्ट्ज। क्या? पूरा मोइटेड हो जाए, क्लियर। हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनोमीटर? हाँ, खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि ये वाले जो गैल्वेनोमीटर हैं ये आप लोगों के सिलेबस से आज नहीं हटे, बहुत पहले के ही हट गए हैं, समझ गए ना, क्लियर। ऐसा नहीं कि कोरोना की आज से 2-4 साल पहले ही हट गए हैं ये आपके सिलेबस में, ठीक है। तो खुशियां मनाना। बाकी का थोड़ी बहुत काली छाया इनकी जगह जगह दिखाई, एक क्वेश्चन में दिखाई देगी थोड़ी सी काली छाया, है ना। तो जब दिखाई देगी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हमारे सिलेबस में कौन से गैल्वेनोमीटर हैं? हाँ, नाम से पता चल रहा है मूविंग कॉइल, तो कौन मूव कर रहा है? मूविंग मैग्नेट, कौन मूव कर रहा है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर होते हैं जिनमें कॉइल मूव करती है लेकिन मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन में रहती है, क्लियर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर होते हैं जिसमें कॉइल मूव करती है और मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन में रहती है। और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर होते हैं जिनमें मैग्नेट मूव करती है और कॉइल स्टेशनरी पोजीशन में रहती है। सीन क्लियर है सभी को? अब कैसे रहती है वो सब जब अभी समझाऊंगा इनको तो बताऊंगा वहां पर। कहानी क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 2 टाइप के होते हैं, क्लियर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम? हाँ, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर भी 2 टाइप के होते हैं, क्लियर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर। सीन क्लियर है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस का पता लगाते हैं, क्लियर है। पढ़ लो फिर आगे की बात करता हूं। अब इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिफाइन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया होगा डिफाइन पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन एक ही थीम के हैं, एक जैसे ही हैं, एक निपटेगा तो दूसरा अपने आप निपटेगा। ये ठीक उसी प्रकार है कि जिस बंदे को साइकिल बैलेंस करना आ गई तो उसे स्कूटर सीखने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बस वही कहानी है। तो पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज तो हो नहीं पाएगा, कल का टर्न भी लगेगा इसमें, पर फिर भी हम लोग थोड़ी कुछ एक बातें जो मैं बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर वो बातें आपको समझ में आएंगी तो आपको ये गैल्वेनोमीटर समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगा। क्लियर? तैयार है हम लोग? चलिए
ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, चाहे सस्पेंडेड हो चाहे पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, उसमें हम लोग इस प्रकार के मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इस टाइप के मैग्नेट यूज करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं लग रहा घोड़े की नाल जैसे हैं ये? क्लियर? इसीलिए बोलते हैं हॉर्स शू शेप के मैग्नेट होते हैं। कैसे मैग्नेट होते हैं ये? हॉर्स शू शेप। क्लियर? कैसे शेप के होते हैं? हॉर्स शू शेप के। क्लियर? या फिर हम लोग इसे कॉन्केव शेप भी बोलते हैं। आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स कॉन्केव, है ना? तो वो कहता है कि यहाँ पर ये जो मैग्नेट होते हैं वो सिलेंड्रिकल कॉन्केव या कॉन्केव शेप के क्यों काटे जाते हैं। क्लियर? पूछता है तो क्यों काटे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ये इस शेप के होंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो रेडियल होती हैं। कैसी होती हैं? रेडियल। रेडियल का मतलब समझते हो? मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, तो ये ऐसे हो जाएंगी। बोलो भैया, जो ऐसे गई वो यहीं से रिटर्न हो जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बीच में इकट्ठी हो गई हैं? तो ऐसा होने से हो क्या जाएगा, बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आई बात? कोई भी पूछे कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ये जो मैग्नेट होता है वो हॉर्स शू शेप का मैग्नेट क्यों होता है, या सिलेंड्रिकल कॉन्केव शेप के मैग्नेट क्यों काटे जाते हैं, तो आप बोलना कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा होने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल हो जाता है, रेडियस के फॉर्म में हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। क्लियर? और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब बात आती है बीच में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के करेंगे का, तो आप लोगों ने कल पढ़ा था करंट कैरिंग कॉइल पे जो टॉर्क लगता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा, आपने पढ़ा था, याद है आपको? मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा लगेगा, और टॉर्क जितना ज़्यादा लगेगा कॉइल उतनी बढ़िया घूमेगी। समझ में आ रही है? जहाँ में हवाल कॉइल घूमेगी, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घूमेगी वो मैं हवाल बताऊँगा। घुमाया हुआ तो सिखाया दो तो मैंने कल परसों। क्लियर है? उसी के आगे की कहानी चल रही है ये। तो ये जो मैंने बोला समझ में आया? कोई अगर यहाँ पर पूछे कि भैया मैग्नेट की ये जो शेप है हॉर्स शू शेप का क्यों काटा है, तो आपको बोलना है हॉर्स शू शेप का इसलिए काटा है जिससे बीच में दोनों पोल्स के बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। समझ में आ रही है बात? मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कहानी बोली वो समझ में आई यारो? कल बड़ा बोल रहे थे कि थीटा एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है, आपको मालूम है? अच्छी बात है। तो थोड़ा एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, दूसरे शब्दों में इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ टू साउथ। सपोज करिए ये कर्वेचर शेप है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। बोलो भैया हो गई कि नहीं हो गई? अब मान के चलिए कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये कॉइल इसमें ऐसे रखी है, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है, कॉइल ऐसे है। मुझे बता सकते हो कितने डिग्री का एंगल होगा? कितने डिग्री का एंगल होगा? ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ आपसे, ये एंगल पूछ रहा हूँ कितना होगा? है 90 होगा। क्यों होगा 90? क्योंकि आप गौर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और कॉइल रखी हुई है ऐसे, तो ये जो एरिया है इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। बोलो भैया बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। अब अगर कॉइल घूम के ऐसे हो गई तो मुझे बता सकते हो एंगल कितना होगा? अगेन 90, क्योंकि अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। बोला भैया? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉइल ऐसे रखी है, तो भी 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल घूमती है तो किसी भी सिचुएशन में आप देख लें एंगल वुड बी 90। समझ गए? कल करूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा। मैं आपको बोलूंगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कॉइल घूमेगी तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। ऐसा बोलोगे आप लोग मुझसे? कल बात करूंगा इसकी। अच्छी बात है। ना धो के आए हो?
कपड़े भी धोए ही होंगे, नहीं धोते? कोई बात नहीं, जिंदगी में शायद कभी कभार आप लोगों ने धो लिए हो कपड़े। कपड़ा पकड़ा, क्लियर? तो ये जो कपड़ा है, कपड़े धोए होंगे तो निचोड़े भी होंगे। कैसे निचोड़ते हैं? क्लियर है? ऐसे तो निचोड़ते कि नो, ऐसे तो ना निचोड़, ऐसे निचोड़ते हैं। नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई जोक चुटकुले पास नहीं कर रहा हूं, समझने की कोशिश भी करें। एक मुट्ठी ऐसे घुमाई तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाई, कपल लग रहा है, कपल टॉर्क लग रहा है। ऐसे टॉर्क को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि ऐसा होने से कपड़ा डिफ्लेक्ट हो गया अपनी जगह से। मैंने ऐसे किया तो मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, सही बोल रहा हूं ना? मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, लगा नहीं लगाओ, हाँ सीन क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? मैंने ऐसे किया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, लगाया। ऐसा करने से कपड़े में ऐंठा लग गया, कपड़े के अंदर एक और टॉर्क पैदा हो गया, ट्विस्टिंग टॉर्क। गाना सर, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, क्लियर? कौन सा टॉर्क? ट्विस्टिंग टॉर्क। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रोटेशनल मोशन में भी आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करती है। मैं यहां पर मैंने ये टॉर्क अप्लाई किया, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था जो मैंने अपने हाथ से अप्लाई किया, लेकिन ऐसा करने से इस कपड़े के अंदर एक टॉर्क और पैदा हो गया जिसे हम बोलते हैं ट्विस्टिंग टॉर्क, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? तो यहां पर एक्शन हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिएक्शन क्या हुआ? अब कमबख्त ये जो ट्विस्टिंग टॉर्क है ना, अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा उसे। लाता नहीं लाता? अंटा खुलन लग दे आलई, बोलो का। हाँ वेरी गुड, क्लियर। फिर से देखते हैं, ये मैंने क्या किया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया तो कपड़े के अंदर क्या पैदा हुआ? मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और लगाया, ट्विस्टिंग टॉर्क और लगाया, और लगाया, हाँ चलो यहां तक सीन क्लियर है? लिसन एवरीवन, मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाता जा रहा हूं, ट्विस्टिंग टॉर्क बढ़ता चला जा रहा है। अब कपड़ा तुमने खूब निचोड़े होंगे, एक स्टेज ऐसी आते हैं कि बा के बाद फिर मैं घुमा ना पात। कारण उसका यह है कि जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैं लगा रहा हूं उतना ही ट्विस्टिंग टॉर्क उसका अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो और आगे बैंड। क्लियर? यानी कपड़े का और घूमना बंद हो जाएगा। यानी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, बैलेंसिंग पोजीशन आ जाएगी, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ट्विस्टिंग टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में कपड़े को और घुमा पाऊंगा या नहीं घुमा पाऊंगा? यानी वहीं रेस्ट पोजीशन आ जाएगी, कपड़े का घूमना बंद हो जाएगा। जो बात बोली आपको समझ में आई? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? यानी कपड़े का और घूमना बंद हो जाएगा कब? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू ट्विस्टिंग टॉर्क। समझ में आई बात? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू, अच्छी बात है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने कल प्रूव किया था, NIAB sin थीटा। और बाय द वे इस पोजीशन में थीटा हमेशा कितना लेंगे आप? अच्छी बात है। ट्विस्टिंग टॉर्क आप लोग कल को हायर स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है, ट्विस्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है C5। क्लियर? यहाँ पर आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर? अब कौन सी चीज़ क्या है मैं शुरुआत करूँ? अब गैल्वेनोमीटर पे आ जाऊँ? अभी आऊँगा, 2 मिनट और रुको। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिज देखा आपने कभी ज़िंदगी में? फ्रिज देखा है? गोदरेज की अलमारी देखी है ना? सपोज करिए ये गोदरेज की अलमारी है और आपको अपने रूम में, ये गोदरेज की अलमारी आपने नई नई मार्केट से परचेज की है और आप इसे अपने रूम में रखना चाहते हैं। क्लियर? कहाँ रखना चाहते हैं? हाँ ठीक है। तो इस रूम में मैंने गोदरेज की अलमारी रखी, रख गई, बढ़िया जगह मैंने सेट कर दी, पर क्या था इसमें कि जैसे को यूँ कर दिया तो तुझे हिलन डुलन लगती, तो जे ना हिले ना डुले तो जाके ले का करनो पत्तो हमें। हाँ नीचे या तो गत्ता फंसा देते या गिट्टी लगा देते हो, या बैलेंस कर लेते, प्लेन कर लेते,
लेवल में ले आते, लेवल में ले आते ना, लाते नहीं लाते, का लाते, कायते लाते, गिट्टीन ते गत्तन ते कचू ना कचू ते ले ही आते। बोलो सही बोल रहा हूँ? ये गिट्टी और गत्ता जो लगा रहे हो वो क्या कर रहा है? इसे लेवल में ला रहा है? जमाना बदल गया है, अब जमाना रहा नहीं गिट्टी और इनका। तो आपने देखा होगा आजकल जैसे फ्रिज वगैरह आपको रखना होता है तो नीचे नट बोल्ट लगे रहते हैं, स्क्रू लगे रहते हैं। मान के चलो तो मैं ऊबड़ खाबड़ जगह में धरनी है, मुझे जा जगह पे अपना फ्रिज धरना है, क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा होगा स्क्रू लगे रहते हैं, ये स्क्रू ने ढीलो कर रहा हो कर दो तो सेट है जाओ बढ़िया प्लेन। बोलो है जाओ नहीं है जाओ। तो ये जो लगे हैं ना इनको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रूज। ये स्क्रू क्या करते हैं? लेवल में ले आते हैं। समझ में आई बात? हुए को परेशानी हो तो बताए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कोई चीज है अगर आप उसे धूल मिट्टी से बचाना चाहते हैं तो आप उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते, कर देते नहीं कर देते? कर देते। सिमिलरली अभी ये जो गैल्वेनोमीटर मैं बनाऊंगा आपके सामने, उस गैल्वेनोमीटर पर एक्सटर्नल सराउंडिंग का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना पड़े तो हम उस पूरे गैल्वेनोमीटर को एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? समझ में आ रही है बात? जिससे उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना पड़े। कहानी जो बताई वो क्लियर है आप सभी को? बढ़ जाऊं आगे? सोच लो, जितनी बातें मैंने बताई आपको समझ में आई? पक्का? ठीक है, चलो तो एक इशारा कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जो बातें मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में अभी अभी बोली, इतनी देर तक मैं चिल्लाया, आपको थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा पल्ले? और मैं देखता हूँ अगर है जाए तो है ही जाए। चलो फटाफट फुर्ती में है, रेडी पे रेडी है, धप्पा नहीं बोलूँगा। एक बात और, हाँ ये बात भी रह गई हमारी, हो नहीं पावे वो आज मोबाइल में। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, इस वर्ड को आज के बाद बार बार इस्तेमाल में आएगा आपको। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, मालूम है ये क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बात ना ने, मैं बताऊंगा। आप तो आग लगे जी समझते हो लैमिनेटेड क्या? जैसे मोबाइल पे लेमिनेशन करवाना, सही बोल रहा हूँ ना? बोलो, मोबाइल पे जैसे ही लेमिनेशन आप करवा देते हो तो क्या होता है कि बाहर का धूल मट्टी वगैरह मोबाइल में नहीं जा पाता। सही बोल रहा हूँ? बोलो भाई। यहाँ पर लैमिनेशन का मतलब क्या है? लैमिनेशन का मतलब ये है कि आप एक लेयर चढ़ा देते हो मोबाइल के ऊपर। सही बोल रहा हूँ ना? लिसन एवरीवन, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ये वर्ड आपके लाइफ में अब बार बार आएगा जब तक आप 12th में पढ़ रहे हो फिजिक्स में। तो ये होती क्या है इस बात को समझ लें, क्योंकि आज के बाद मैं जब भी लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बोलूँ तो आपके दिमाग में ये जो पिक्चर मैं बता रहा हूँ वो आ जाना चाहिए। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर में हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन की पतली पतली पत्तियां ले लेते हैं। मैं आपको देसी भाषा में बता दूं अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, ट्रांसफार्मर देखा है कभी जिंदगी में? है ना? ट्रांसफार्मर में पतली पतली लोहे की पत्तियां होती हैं, एक पत्ती, फिर उसके ऊपर दूसरी पत्ती, फिर तीसरी पत्ती, फिर चौथी पत्ती, और उन पत्तियों के बीच में पेंट, वार्निश या ऑयल का लेयर लगा देते हैं। तो ऐसा करके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए आप लोगों ने कभी, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए मॉरिशस से मंगवाई है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? सोने की है ये। ले चुप है। सोने के ऊपर मैंने लोहे का पॉलिश करवा दिया है, नहीं तो लोग उठा के ले जाते हैं। लिसन एवरीवन, ये क्या है? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। आप लोग दूर से देख रहे होंगे तो आपको ये पूरा एक लोहे का ब्लॉक लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये सॉलिड पीस है कोई लोहे का। क्लियर? ये सॉलिड पीस नहीं है। जो लोग शायद पास में से देख पा रहे हो, जज कर पा रहे हो, ये पतली पतली लोहे की पत्तियां हैं, पत्ती और बत्ती, पत्ती और बत्ती, पत्ती और बत्ती, और बीच में पेंट और वार्निश का लेयर लगा देते हैं। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ऑनलाइन वालों आप लोग देख पा रहे हो ये पतली पतली पत्तियां हैं, बस आंखें पुतली नहीं गिर जाए आराम से हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? तो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर अगर मैं आज के बाद कभी बोलूंगा तो आप समझ जाओगे क्या होता है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर में।
पतली पतली लोहे की पत्तियां होती हैं, पत्तियों और पत्ती, पत्तियों और पत्तियों बीच में हाँ पेंट या वार्निश। जैसे रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, बीच में घी की लेयर। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है? अच्छी बात है। तो खैर बात समझ में आई। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक बात और, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में आएगा बीच में, एडी करंट का कॉन्सेप्ट। सुने, जब भी कोई मेटेलिक प्लेट या मेटेलिक पीस, आज से 1-1.25 महीने बाद आपके सामने आएगा, यहाँ पर भी आपको 1-2 दिन बाद देखना पड़ेगा, तो सुन लें वो चीज़ क्या है। जब भी कोई मेटेलिक प्लेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, क्लियर, चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई मेटेलिक प्लेट किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उस मेटेलिक प्लेट के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है, और ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं? एडी करंट। और एडी करंट की ये क्वालिटी होती है कि ये हमेशा मोशन का अपोज करता है। क्या करता है? अब अगर एडी करंट मोशन का अपोज करता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ चल रही होगी तो वो रुक जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मोशन का अपोज करेगी तो चलती हुई चीज़ रुक जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? बाकी का एडी करंट क्या है, कैसे पैदा होता है, वो सब चीज़ें बात की है। पर फिलहाल अगर मैं बोलूँगा कि कोई भी मेटेलिक प्लेट जब किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर एक करंट पैदा होता है, ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। कहानी समझ में आ रही है? एडी करंट क्लियर? एडी, एडी वर्ड जो होता है, एडी का मतलब होता है, वैसे तो मैं आगे भी बताऊंगा, एडी मतलब समझते हो? भंवर। एडी का मतलब होता है भंवर। हाँ, भंवर समझते हो? भंवर ना समझते हो तो हिंदी खराब है। लिसन एवरीवन, एडी का मतलब होता है मैं आपको समझाऊं, घर में मोरी पनारे देखे होंगे तुमने, क्लियर? वॉश बेसिन में पानी घूमता हुआ चुचिया तो वो चला जाता है वहाँ में, तो वो क्या है? वो भंवर बन रहा है। कई बार रोडों पे पानी बहता है, कहीं गड्ढा होता है तो आपने देखा होगा पानी घूमता हुआ चला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो क्या है? भंवर। कईयों के चांद में भौनी होते हैं, क्लियर? समझ गए ना? भंवर क्लियर है? भंवर क्या होता है? ओके। अब इस करंट को हम लोग एडी करंट वगैरह क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें बात की हैं, पर फिलहाल मैंने जितनी भी बातें बोली आपको समझ में आई? जरा मुझे बताओ, चेक कर लूँ जरा कितना समझ में आया आपको, क्योंकि कल सब लगेगा तो बोल देना उस टाइम पे। बताओ जरा मुझे, जब कोई कॉइल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो हर सिचुएशन में एंगल कितना होता है? कभी ना तुमने कचू ना समझा, बस वो एंगल बोल दी तो तुमने 90 डिग्री बोल दो और कचू सुना ही नहीं होगा तुमने, मुँह मालूम है। क्लियर? कपड़ा है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो रुक जाता है घूमना, तो वो कौन सी सिचुएशन है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ ऐसे बोल दोगे ना मोते। जब भी कोई मेटेलिक प्लेट किसी चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके अंदर एक करंट पैदा होता है। वो कौन सा करंट होता है? एडी करंट हमेशा मोशन का अपोज करता है। अच्छा, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मेटल के मैग्नेट, क्लियर? ये जो मैग्नेट थे ये कॉन्केव शेप के काटे थे। आप मुझे बता सकते हैं कॉन्केव शेप के क्यों काटे थे? हाँ, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आप समझते हो ना? ओके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गैल्वेनोमीटर की हमारी तैयारियां हो गई हैं। आते से ही कल मैं गैल्वेनोमीटर चिपकाऊंगा सबसे पहले। बात समझ में आ रही है? आज मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।